हमने पिछले भाग में वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली देखा था और आज हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाद में चल के ये हमारा प्रियम्बल भी बनता है। तो आइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हैं। तो दिसंबर 13, 1946 का दिन, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था असेंबली में, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबके सामने असेंबली के सामने रखा गया था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? सीधे सीधे अगर हम मतलब की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो आपका उद्देश्य है, और रेजोल्यूशन जो है वो संकल्प हो जाता है, यानी किस उद्देश्य से आपने ये संकल्प लिया है। तो हमारा क्या उद्देश्य था अपने संविधान की ओर, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी ओर, हम वो संकल्प इन इन कुछ सेंटेंसेस में हम आपको वो संकल्प के तौर पे दिखाना चाहते हैं। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे फ्रेम किया गया था। बाद में जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में और इसको इम्प्रूव करके, या कहिए इसको इम्प्रोवाइज करके, इसको प्रियम्बल बना दिया जाता है। तो ऑब्वियसली प्रियम्बल जो है हमारा जो मिरर है उसका काम करता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब प्रियम्बल आप पढ़ते हैं तो आपको एक बेसिक समझ आ जाता है कि आखिर इस संविधान में आगे क्या होने वाला है। इस संविधान में लोगों के लिए कुछ होने वाला है, लोगों के भले के लिए कुछ होने वाला है, उनको उनको प्रॉपर जस्टिस मिल सके, इस तरीके का इंतजाम किया है, कंट्री में भाईचारा बना रहे, इस तरह की बातें होंगी इस संविधान में, इस तरह का इस संविधान में जो भी आर्टिकल्स वगैरह होंगे वो इस तरह से बनाए गए होंगे। तो ये सारा एक आइडिया हमको मिल जाता है अपने प्रियम्बल को पढ़ के। तो उस समय में भी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था उसका आइडिया इतना ही था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, हम जो असेंबली में बैठ के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फ्रेमवर्क को तैयार करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स एंड सेक्शंस एंड एवरीथिंग जो भी ऐड करेंगे, उसका उद्देश्य जो है वो आपको इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से समझ में आता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक आईने का काम करता है टुवर्ड्स ये एक आईने का काम करता है कि किस तरह से हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम करेंगे। तो ये बोला जा सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंडामेंटल होगा और क्या फिलॉसफी होगी, उसको ये काफ़ी अच्छे से व्यक्त करता है, उसको ये आगे रखता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज ए इंट्रो फॉर्म में। आइए इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो इस प्रकार से है: दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको हम एक एक करके समझे तो सबसे जो पहला हिस्सा इस सेंटेंस का है वो बात करता है अबाउट इंडिया बीइंग अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री, यानी भारत एक आज़ाद देश होगा, इंडिपेंडेंट आज़ाद। उसके बाद ये सेंटेंस में कहता है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री होगा। अगर इसको हिंदी में सीधे सीधे जाने तो ये होता है सार्वभौम, यानी हम आज़ाद होंगे कि किस तरह हमें अपने लोगों को गवर्न करना है। हम आज़ाद होंगे अपने कंट्री को लेकर जो फैसला करना चाहें, जिस तरह से फैसला करना चाहें, इन सभी फैसलों के लिए हम, हमारे देश के लोग, जो भी इस देश में सिलेक्ट होके एक पॉलिटिकल पॉइंट पे पहुंचता है, एक पॉलिटिकल पोजीशन पे पहुंचता है, उसको मतलब इस तरह का आज़ादी होगा कि वो किसी और कंट्री से सप्रेस नहीं होगा, किसी और कंट्री का उस पर दबाव नहीं होगा, वो अपने कंट्री के लोगों के लिए खुद से अपनी मर्जी से फैसला कर सके। और उसके बाद आखिरी वर्ड जो यूज किया गया है वो है रिपब्लिक। और रिपब्लिक एक आइडिया है। आइडिया ये है कि हम मोनार्कियल सिस्टम में बिल्कुल नहीं रहेंगे। मोनार्कियल सिस्टम यानी जिस जगह का हेड एक राजा हो, एक राज परिवार से आने वाला व्यक्ति हो, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे हम सिलेक्ट करेंगे या किसी न किसी तरीके से वो सिलेक्टेड व्यक्ति होगा। तो हमारे भारत में वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे सिलेक्टेड हुए मेंबर्स के द्वारा, जो पार्लियामेंट में जाते हैं उन्हीं के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। तो हमने ये तय किया कि हम रिपब्लिक होंगे। और रिपब्लिक में एक और बात हो जाती है कि यहाँ हर लोग समान है, यानी एवरीवन इज इक्वल। आप भी कल को चाहे तो हाउस ऑफ प्रेसिडेंट या कहिए कि जो राष्ट्रपति का जो पोस्ट है उसके लिए आप भी खड़े हो सकते हैं, गिवन द फैक्ट्स एंड कंडीशंस जो भी चाहिए वो आप मतलब पूरा कर सके। यानी आप भी बराबर हैं राष्ट्रपति के जो पोस्ट के लिए है, जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप भी खड़े हो सकते हैं, आपको भी बराबर का अधिकार है। तो हमारे कंट्री मैन ने तय किया, हमारे उस समय के जो फोरफादर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस पॉइंट को काफी स्पेसिफिकली रखा कि भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन और रिपब्लिक कंट्री के तौर पे बन के सामने आएगा दुनिया के। वहीं इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में जो बात कही गई थी, दैट टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भविष्य में भारत में किस तरह से राजकाज चलेगा, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, उसके लिए एक संविधान भी बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये एक इंपॉर्टेंट अंग था कि भारत के लिए एक संविधान बनाना है, ताकि फ्यूचर में इंडिया में किस तरह से गवर्नेंस होगा, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसको उस संविधान में
क्लियरली मेंशन किया जा सके, क्लियरली उसका एक आइडिया, उसका एक पाथवे बनाया जा सके। हम अगला पॉइंट देखें तो उसमें कहता है वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स and such other parts of India as are outside India and the states as well as other territories as are willing to be constituted into independent sovereign India shall be a union of them all। तो यहाँ इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि भारत की जो भी संपत्ति है, भारत का जो भी जमीन है, भारत का जो भी भूभाग है, चाहे वो भारत के अंदर है, चाहे वो भारत के बाहर है, जो भी राज्य भारत के साथ आना चाहते हैं, जो भी राज्य भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक सॉवरेन भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो सब मिलकर एक यूनियन बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे, भारत संघ के तौर पे उसको जाना जाएगा, जो कि बाद में इंडिया भारत एज अ कंट्री के तौर पे जाना जाता है। तो जो भी स्टेट्स या टेरिटरीज भारत के साथ उस समय जुड़ना चाहती थी, वो सब एक साथ होके, एकजुट होके यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगी, और ये सभी जो भी टेरिटरीज हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उन सबों के मिलने से एक कंट्री इंडिया का निर्माण होगा, एक यूनियन के तौर पे, यानी एक संघ के तौर पे, एक ग्रुप के तौर पे, जो कि डिटैचेबल नहीं है। एक बार ये कंट्री बन गया तो ये कंट्री बन गया, फिर इसके अंग नहीं हो सकते हैं। उस समय इंडिया पाकिस्तान बन गया, बट जो हमारा संविधान है वो इस बात पे फोकस करता है कि इंडिया कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए बनाए जाएंगे, यानी ताकि कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली हो सके, ईजिली हम सबों को उनका हक दे सके। इन सबों के कारण जो भी कंट्रीज में डिविजन्स वगैरह वो किए जाएंगे, बट इंडिया एज अ कंट्री ब्रेक नहीं होगा। स्टेट्स को ऐसा कुछ भी आज़ादी नहीं हुआ कि आप चाहे तो इंडिया से अलग हो सकते हैं। उस समय के बाद ये चीज़ें और सख्त होती गई जैसे जैसे हमारा संविधान पहचान में आने लगा। उसके बाद अगले पॉइंट में बात होती है भारत के ज़मीन की, कि जो भी ज़मीन में अभी वर्तमान बाउंड्रीज वगैरह हैं वो सब डिटर्मिन होंगी हमारे संविधान के द्वारा, या तो अभी जो बाउंड्रीज है या भविष्य में जो भी बाउंड्रीज को तय किया जाना है या डिसाइड किया जाना है, वो सब हमारे संविधान के हिसाब से होगा। उसके साथ साथ ये जो भी टेरिटरीज जो भारत के साथ आएंगी, इनको रेसिडुअरी पावर होता है वो इन्हीं को मिलेगा, और साथ साथ में इनके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होंगे जो इनके राज्य को चलाने के लिए, जो इनके ज़मीन भूभाग को, इनके टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए चाहिए होगा, सिवाय उन अधिकारों के जो कि केंद्र के पास होगा, जो कि यूनियन के पास होगा, क्योंकि यूनियन के अधिकार जो है वो पूरे कंट्री के ऊपर होता है, पूरे कंट्री को मैनेज करने का उनका काम है। तो वो अधिकार जो है वो स्टेट्स या फिर छोटे प्रोविंसेस को दिया नहीं जा सकता है, और इसीलिए जो केंद्र के जो भी मेन मतलब उनको जो उनके पास जो भी अथॉरिटीज़ है, उनको छोड़ के बाकी जो भी गवर्नेंस के लिए जो भी अथॉरिटी वगैरह चाहिए वो इन स्टेट्स या इन टेरिटरीज के पास अवेलेबल होगा। तो ऐसा थर्ड पॉइंट में बात होता है। आगे आइए फोर्थ पॉइंट के ऊपर। वैसे तो सभी पॉइंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी बात बोली गई है जो किस तरह से हमारे डेमोक्रेसी को इनडायरेक्टली डिफाइन करता है, वो समझिए। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। यानी भारत में जो भी सॉवरेन इंडिया का अधिकार है, यानी आज़ाद भारत जो संप्रभु भारत है, उसके जो भी शक्तियां हैं, उसकी जो भी शक्तियां हैं, और उसका जो संविधान है, जो संविधान इस संप्रभु भारत का बना है, और साथ साथ में जो भी इस संविधान के जो ऑर्गन्स हैं, यानी एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेटिव हो, सबकी जो शक्तियां हैं, सबका जो कार्य प्रणाली है, सबका जो अपना अधिकार है, वो मिलता है हमें इस देश के लोगों से। यानी इस देश के लोगों को देखते हुए, इस देश के लोगों के डिमांड को देखते हुए, इस देश के लोगों के जो भी ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए ही हम ये संविधान बनाएंगे, हम इस संविधान में आने वाले ऑर्गन्स को शक्तियां देंगे, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इंडिया की क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या शक्तियां होंगी, वो सारी शक्तियां इस देश के लोगों के हिसाब से, इस देश के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से ही आएगा, और इस देश के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से ही बनेगा। इसीलिए जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपने संविधान को किस तरह से बनने दें, अपने संविधान पे उनका क्या इफेक्ट होगा, ये लोगों के होने न होने से ही ये तय होता है। और इसका ही इफेक्ट है कि आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे, बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे दुनिया में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट यानी पॉइंट 5 यहाँ बात करता है लोगों के अधिकारों की, यानी क्या क्या अधिकार है जो उनको गारंटी के तौर पे दिया जाएगा और उस अधिकार को सिक्योर किया जाएगा। तो पीपल ऑफ इंडिया को मिलेगा न्याय का अधिकार, यानी जस्टिस, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। सामाजिक तौर पे आपको चाहिए,
या आप आर्थिक तौर पे उसको बात करते हैं, या आपको राजनीतिक तौर पे हर तरीके का न्याय आपको मिलेगा। इक्वालिटी की बात होती है लोगों की, चाहे वो स्टेटस का हो, यानी आपका जो भी समाज में पहचान है, जो भी आपकी समाज में कंपैरिजन वाला जो है चीज़, वो आप हर जगह इक्वल हैं समाज में भारत के लिए। चाहे अपॉर्चुनिटी की बात हो, यानी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी आपको संभावनाएं मिलती हैं, उसकी बात है। तो संभावनाएं जो जो स्टेट क्रिएट करके देगा, वो सबों के लिए बराबरी से क्रिएट करके देगा, ऐसी बात। साथ ही साथ लोगों को इक्वालिटी मिलेगी इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी लॉ के सामने ना कोई अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना कोई छोटा होगा, ना बड़ा होगा, एक बराबरी की बात होगी। लॉ के सामने हर व्यक्ति बस एक व्यक्ति होगा, जिसकी जो भी जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी। बस इतना ही है लॉ, कि लॉ के सामने आप हम सब इक्वल हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे एक गरीब हो जो मांग के जी रहा हो, तो किसी भी तरीके से। उसके बाद फ्रीडम ऑफ थॉट की बात की गई, यानी आपको आपके विचारों की आज़ादी होगी। आप जो भी सोचना चाहें, जो भी अपने मन की इच्छाओं को रखना चाहें, तब तक जब तक सामने वाले को आप उससे नुकसान न पहुंचाए, सामने वाले के लिए आप उस सोच के साथ कुछ गलत ना करें, तब तक आपको आपके सोच, आपके विचार दुनिया के सामने रखने की, उसे प्रस्तुत करने की पूरी आज़ादी होगी। उसके बाद एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, इन सबों का भी आज़ादी होगा। फ्रीडम ऑफ थॉट ही नहीं, सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ बिलीफ होगा, आप क्या मानना चाहते हैं, किस भगवान को पूजना चाहते हैं, फेथ कहाँ पूजना चाहते हैं, आपका वोकेशन क्या होगा, यानी आपका रोजगार, आपका पेशा क्या होगा, ये सब आप तय करेंगे। आपको जो भी संभव लगे, जो भी आपके मतलब आपको अच्छा लगे, आप वो कार्य करिए, पर वो कार्य एंटी इंडिया नहीं होना चाहिए, कंट्री के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कंट्री के लोगों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके कार्य से समाज को, देश को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसा भी कार्य नहीं करना है। तो जो भी ये सारे होंगे, यानी आपको जो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, यानी आपका जो पेशा है, इन सबों का अधिकार तो आपको मिलेगा, पर ये मिलेगा इन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, यानी जो कानून है उसके हिसाब से, और पब्लिक मोरालिटी यानी समाज में आपको गंदगी नहीं फैला देना है, मतलब आपको जो नैतिक है वही कार्य करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है। अगला पॉइंट यानी पॉइंट 6 बात करता है कि एडिक्वेट सेफगार्ड किया जाएगा माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज को। तो जो भी बैकवर्ड लोग हैं, जो भी हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, और जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो समाज में अभी भी जिनका समाज में अभी भी ठीक से अपना वजूद ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक से वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को सेफगार्ड किया जाएगा। ऐसे लोगों को हमारे संविधान ने सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही साथ ये सुरक्षा है डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस को भी, यानी जो समाज में दबा हुआ वर्ग है, जिसको किसी एक वर्ग ने समाज में दबा रखा है, या कोई बैकवर्ड क्लास है, यानी एज अ क्लास, एज अ ग्रुप, एज अ समाज वो डेवलप नहीं हो पाए, तो ऐसे लोगों को भी ग्रो करने का एक्स्ट्रा मौका दिया जाएगा, अलग से मौका दिया जाएगा, और उनके जो भी सेफगार्ड्स हैं वो संविधान देखेगी। साथ ही साथ अगले पॉइंट में बात किया गया है, यानी पॉइंट 7 में बात किया गया है कि हमारा जो भी संपत्ति है, यानी जो भी हमारा भूभागीय हिस्सा है, यानी जो भी हमारी टेरिटरी है, जो भी हमारा वाटर है, यानी समुद्र जहाँ तक है, जो भारत का समुद्र है, जो हमारा अपना डेमोक्रेसी है, अपना रिपब्लिक है, इन सबों की भारत रक्षा करेगा एक सिविलाइज्ड कंट्री के तौर पे। यानी ऐसा नहीं कि बगल की कंट्री को हम दबा रहे हैं, बगल की कंट्रीज को सप्रेस कर रहे हैं, एज लाइक आर नेबर्स पाकिस्तान, चाइना। पाकिस्तान तो खैर अलग ही लेवल पे है, बट द चाइना जो अलग ही तौर पे अपने कंट्रीज को, अपने अगल बगल के नेबर्स को सप्रेस करने में लगा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक सिविलाइज्ड कंट्री के तौर पे लीगल तरीके से अगर हमारा कुछ है तो हम उसकी डिमांड करेंगे, हम किसी दूसरे कंट्री के सामने अपने डिमांड्स को रखेंगे। तो एक सिविलाइज्ड कंट्री के तौर पे हमने डेवलप होने का तय किया। अगले पॉइंट पे देखेंगे तो अगला पॉइंट कहता है, दिस एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। भारत अब बन चुका है, भारत अब बनेगा, तो ये कंट्री जो भारत के तौर पे एंशिएंट लैंड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये दुनिया के पीस, प्रॉस्पेरिटी, दुनिया में शांति हो, इन सबों के लिए कार्य करेगा, दुनिया के साथ मिल के कार्य करेगा। तो अंतिम वाला जो पॉइंट है वो कहता है हमारा ग्लोबल ऑर्डर क्या होगा, हमारा ग्लोबल फोकस क्या होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है, इसमें एंड में ग्लोबल पीस की भी बात की गई है कि भारत ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट करेगा, और भारत कर रहा है। सच में भारत ग्लोबल पीस में जितना संभव हो, जितनी उसकी क्षमता है, उस हिसाब से ज़्यादा ही भारत ग्लोबल पीस के लिए, चाहे वो बातों के थ्रू हो, यूएन में हो, चाहे अपने ग्लोबल जो यूएन के लिए जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको भेजना, तो इंडिया अपने तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूट करने का पूरा प्रयास करता है, और करता ही है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको लाया गया था दिसंबर 13, 1946 को, इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है जनवरी 22, 1947 को, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हेल्प करता है। बाद में इसी के थ्रू
हम अपने संविधान को आगे पूरी तरह से समझते हैं, बनाते हैं इसी के बेसिस के ऊपर, ताकि जब हम कभी भटके तो हम इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखें और इसी के अंतर्गत हम अपने संविधान को बनाते रहें। और फाइनली ये संविधान ही मॉडिफाई होके हमारा आज का जो मॉडर्न डे प्रीएम्बल है वो हमें मिलता है, वो बनाया जाता है। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूरा होता है। अगले भाग में हम चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ अगले भाग में। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।